आकार लेने लगा। ये धीरे धीरे बड़ा और घना होता गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई अवरोध टूट गया है और उसके डेंटियन में एक पूर्ण आत्मा बीज अस्तित्व में आ गया है। दक्ष को उस पल पता चल गया कि उसने अवरोध तोड़ दिया है। उसने मुस्कुराया और अपनी आंखें खोली। आखिरकार मैं आत्मा स्थापना क्षेत्र में पहुंच गया हूं। अब मेरे पास अपना आत्मा बीज है। दक्ष खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसने अपनी चेतना का उपयोग करके अपने डेंटियन के अंदर देखने की कोशिश की। दक्ष अब अपनी चेतना का उपयोग कर सकता था क्योंकि वह आत्मा स्थापना क्षेत्र में पहुंच गया था। जैसे ही उसकी चेतना उसके डेंटियन में प्रवेश करती है, दक्ष वहां एक छोटा सा आत्मा बीज तैरता हुआ देख सकता है। हालांकि इसे आत्मा बीज कहा जाता था, लेकिन ये बीज की तरह कम और अंडे के छिलके जैसा ज्यादा दिखता था। जैसे ही दक्ष ने इसे साफ देखा, वो चौंक गया। यह आत्मा बीज ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में उसने पहले कभी सुना था। दक्ष के पिता महेंद्र प्रताप ने पहले ही दक्ष को आत्मा स्थापना और इसके साथ होने वाले परिवर्तनों के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। दक्ष के दादा तेज प्रताप ने भी ऐसा ही किया था और दक्ष को साधना के बारे में बताया था जब दक्ष दुर्घटना से पहले शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर था, और दक्ष ने खुद भी साधना के बारे में कई किताबें पढ़ी थी। दक्ष की यादों के जरिए दक्ष को आत्मा स्थापना क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए जब उसने अपना आत्मा बीज देखा तो वह चौंक गया। क्यों, ऐसा क्यों है? दक्ष ने चौंकते हुए खुद से पूछा। दक्ष जानता था कि एक साधक का आत्मा बीज हमेशा सफेद रंग का होता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, लेकिन दक्ष के पास जो आत्मा बीज था वह बिल्कुल अलग था। दक्ष ये देखकर हैरान रह गया कि उसका आत्मा बीज सुनहरे रंग का था, और वह ये भी देख सकता था कि उसके सुनहरे आत्मा बीज पर कुछ बैंगनी पैटर्न थे। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। ये सुनहरा क्यों है? सामान्य तौर पर इसे सफेद होना चाहिए था। क्या यह इस साधना तकनीक के कारण था? और इन बैंगनी पैटर्नों में क्या है? दक्ष ने खुद से पूछा, लेकिन वह अपने सवालों के जवाब नहीं सोच सका। मुझे अपने शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है। वास्तव में सब कुछ मेरी उम्मीद से बेहतर है। मैं वास्तव में आत्मा स्थापना क्षेत्र में हूँ। ये ठीक है कि अगर मेरा आत्मा बीज अलग है, तो भी यह मेरा है और अपवाद होने में कुछ भी गलत नहीं है। दक्ष ने सोचा और वह अपने आत्मा बीज को खुशी से देख रहा था। मुख्य प्रश्न ये है कि चूंकि मैं स्वप्न में हूँ, इसलिए संभवतः वास्तविक जीवन में मेरी यही साधना नहीं होगी, लेकिन जब तक मुझे ये तकनीक याद रहेगी, मैं वास्तविक दुनिया में भी हमेशा सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। दक्ष ने दृढ़ निश्चय के साथ खुद से कहा। मुझे इस कमरे में और देखना चाहिए, शायद मुझे कुछ अन्य तकनीकें या किताबें भी मिल जाएं। हालांकि मुझे इस आदमी की चीजों को उसकी अनुमति के बिना देखना बुरा लगता है, लेकिन यह एक सपना है, इसलिए शायद ये ठीक है। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक दोषी भाव के साथ खुद से कहा। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने ऐसा करने का फैसला किया। उसने कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया। उसने हर जगह देखा, लेकिन उसे कोई किताब नहीं मिली, और कुछ दराजें भी थी जो बंद थी, इसलिए वह उनके अंदर नहीं देख पा रहा था। उन्हें खोलने की बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वे नहीं खुली और दक्ष ने उन्हें खोलने की कोशिश करना छोड़ देने का फैसला किया। जैसे ही दक्ष पूरी तरह से हार मानने वाला था, उसकी नजर कमरे में पड़े कूड़ेदान पर पड़ी और उसने देखा कि उसमें से एक किताब का किनारा बाहर निकल रहा था। दक्ष जल्दी से उस कूड़ेदान की ओर भागा और जब वह उसके पास पहुंचा, तो उसने साफ देखा कि यह वास्तव में एक किताब थी। उसे आश्चर्य हुआ कि यह किताब कूड़ेदान में क्यों फेंकी गई थी। उसने ये किताब उठाई, लेकिन इस बार कवर पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। जैसे ही दक्ष ने किताब उठाई, उसने देखा कि यह पिछली किताब से थोड़ी अलग थी। इसकी सामग्री पिछली किताब से अलग थी और उतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि यह अभी भी घर पर देखी गई किसी भी चीज से बेहतर थी। पिछली किताब की तुलना में इस किताब में एक और बात अलग थी कि किताब में वास्तव में एक नाम लिखा हुआ था। इस पुस्तक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय दानव पंख। स्वर्गीय दानव पंख एक कौशल के लिए कितना अच्छा नाम है। मुझे आशा है कि यह तकनीक अपने नाम के अनुरूप ही अच्छी होगी। दक्ष ने इस पुस्तक को देखते हुए खुद से कहा।
दक्ष को ऐसा प्रभावशाली नाम पढ़ना अच्छा लगा और वह पहले से ही इस तकनीक के नाम से प्रभावित था, इसलिए दक्ष ने इसे पढ़ने का फैसला किया। दक्ष ने ये किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो इस किताब को एक एक करके पढ़ रहा था, उसके हाव भाव लगातार बदल रहे थे। जिज्ञासा से लेकर आश्चर्य, फिर आश्चर्य और फिर सोच में बदल रहे थे। जैसे ही दक्ष ने आखिरी पृष्ठ पढ़ा, उसके चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई और इसे पूरा पढ़ने के बाद उसने किताब बंद कर दी। अद्भुत, ऐसे अद्भुत मार्शल कौशल, अगर यह मार्शल कौशल मेरी दुनिया में उपलब्ध होता तो साम्राज्य इसके लिए युद्ध करते। इसे कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया गया? दक्ष खुद से बात कर रहा था, लेकिन वह इसका कारण नहीं जान पा रहा था। हो सकता है कि इस व्यक्ति को ये तकनीक पसंद न हो क्योंकि उसे लगता है कि यह कमजोर है और उसके ध्यान देने लायक नहीं है, या फिर इस तकनीक से उसकी कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। इस बात की अच्छी संभावना है कि यह उस लेखक से संबंधित हो जिसने इस तकनीक को लिखा है, लेकिन इस समय ये केवल एक अनुमान है क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। दक्ष सोच रहा था, चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि वह निश्चित नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने हार मान ली। दक्ष ने इसे कूड़ेदान में फेंके जाने का कारण ढूंढने का प्रयास छोड़ दिया और केवल विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। जैसा कि दक्ष देख सकता था, इस पुस्तक में एक उड़ान प्रकार का मार्शल कौशल था। दक्ष खुश था क्योंकि उसे एक उड़ान प्रकार का मार्शल कौशल मिला था। दक्ष जिस दुनिया से था, वहां उड़ान प्रकार का मार्शल कौशल बहुत दुर्लभ था और बहुत कम लोगों के पास ये था। शुई राज्य में ऐसा कोई नहीं था जिसके पास ये था, यहाँ तक कि स्वयं सम्राट के पास भी नहीं। चूंकि केवल आकाशीय क्षेत्र या उससे ऊपर के क्षेत्र वाले साधक ही बिना किसी उड़ान प्रकार के मार्शल कौशल के उड़ सकते थे, ये कौशल आकाशीय क्षेत्र से कमजोर लोगों के लिए बहुत उपयोगी थे। इन तकनीकों का महत्व दक्ष द्वारा इनके बारे में एक किताब में पढ़ी गई बात से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। उपलब्ध सभी उड़ान प्रकार की तकनीकें उसकी दुनिया के कुछ सबसे बड़े कुलों की मुख्य विरासत थी और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना निषिद्ध था और मृत्युदंड था। यद्यपि औसत उड़ान प्रकार के मार्शल कौशल पृथ्वी क्षेत्र तक उपयोगी थे, लेकिन दक्ष जानता था कि ये स्वर्गीय दानव पंख उन तकनीकों से भी बेहतर थे और जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती जाएगी और इस कौशल में उसकी निपुणता बढ़ती जाएगी, ये और भी मजबूत होते जाएंगे। जैसा कि इस मार्शल कौशल के नाम से पता चलता है, इसका उपयोग करने के बाद एक साधक अपनी क्यूई का उपयोग करके पंख बनाने में सक्षम होगा और उन पंखों की मदद से उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसे सीखने के बाद दक्ष अपनी क्यूई के रहते उड़ान भरने में सक्षम होगा और जैसे जैसे इस मार्शल कौशल में उसकी महारत बढ़ती जाएगी, उसकी क्यूई खपत भी कम होती जाएगी, जिससे वह बिना आराम किए लंबे समय तक उड़ सकता है। दक्ष यहीं से इस हुनर को सीखना और उसका अभ्यास करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, कमरे के बाहर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। अचानक कमरे के दरवाजे से भारी दस्तकें गूंजने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका सपना टूट गया और वह जाग गया। उसने खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाया, ठीक वैसे ही जैसे वह पिछली रात था। चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी, शायद झील के ठंडे पानी के कारण। वह उठकर जम्हाई लेने लगा। आसमान में सूरज चमक रहा था। उसने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किए और उसके चेहरे पर एक बड़ी खुशी भरी मुस्कान थी। दक्ष पिछली बार की तुलना में थोड़ा लंबा हो गया था और भले ही यह केवल एक छोटे से अंतर से था, फिर भी यह उसकी नजर से नहीं बच पाया। उसकी त्वचा भी पहले की तुलना में बेहतर दिख रही थी, लेकिन ये वे बदलाव नहीं थे जिनसे वह खुश था। दक्ष एक बिल्कुल अलग बात पर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि उसके पास अभी भी वही ताकत थी जो उसके सपने में थी जब वह आत्मा स्थापना क्षेत्र में घुस गया था। दक्ष ने अपनी चेतना को फिर से अंदर भेजने की कोशिश की,
और उसका सुनहरा आत्मा बीज अभी भी अंदर था। दक्ष को ये पता चलने पर बहुत खुशी हुई कि वह अभी भी आत्मा स्थापना क्षेत्र में है। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव है कि एक सपने में प्राप्त सफलता उसे आत्मा स्थापना साधक बना सकती है, लेकिन दक्ष को इसका कोई कारण नहीं सूझा और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लॉन तब तक खुश था जब तक उसे सफलता मिल गई थी। थोड़ी देर तक जश्न मनाने के बाद उसके पेट से आवाजें आने लगी, जिससे पता चला कि उसे भूख लगी है और खाने का समय हो गया है। दक्ष पास के पत्थर पर बैठ गया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक सुनहरा फल निकाला। फिर उसने धीरे धीरे उस सुनहरे फल को खाना शुरू कर दिया। सुनहरे फल खाते हुए झील को देखते हुए उसे थोड़ी उदासी महसूस हो रही थी। वो उस समय को याद किए बिना नहीं रह सका जब वह धरती पर वापस आया था और उसके पिता और माँ उसे एक बार झील के पास कैंपिंग के लिए ले गए थे। आज की तरह ही दक्ष झील के सामने खाना खा रहा था और उसके पिता और माँ उसके आस पास थे, लेकिन इस बार वह बिल्कुल अकेला था। किसी की योजना के कारण एक चट्टान के नीचे बैठा हुआ था। दक्ष अपने पिता और माँ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे दुख हुआ कि वह धरती पर मर गया और उन्हें अकेला छोड़ गया, और उसकी मौत के बारे में सुनकर वे कितने दुखी होंगे। दक्ष को स्कूल के वो मासूम दिन याद आ रहे थे जब उसे हर समय साजिशों और मौत की धमकियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। स्कूल में उसके बगल में बैठने वाली लड़की भी उसकी बचपन की दोस्त थी और उसे याद आ रहा था कि कैसे वे दोनों अपने स्कूली जीवन का मजा लेते थे। उसकी उदासी ने माहौल को भर दिया। ऐसे ही कई घंटे बीत गए। आखिरकार उसने ऐसे निराशाजनक विचारों के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया और मजबूत होने और यहाँ से बाहर निकलने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, क्योंकि अब उसके पास ऐसा करने के लिए एक साधन था। उसने निर्णय लिया कि वो यहाँ से निकलने के लिए इस मार्शल तकनीक का उपयोग करेगा। चूंकि दक्ष उस जगह पर फंस गया था, इसलिए पूरे ड्रैगन शहर में अराजकता फैल गई। लॉन कबीले के योद्धा शहर में हर जगह दक्ष की तलाश में पाए जा सकते थे। वे हर जगह पूछ रहे थे कि क्या किसी ने दक्ष को देखा है, और यहाँ तक कि उन जगहों की भी जांच कर रहे थे जहाँ उन्हें संदेह था कि वह गया होगा। वे दक्ष के ठिकाने की तलाश में पूरे ड्रैगन सिटी में फैले हुए थे। इस दौरान लॉन कबीले के साधकों और अन्य दो प्रमुख कबीलों, गू कबीले और किन कबीले के बीच कुछ झड़पें भी हुई। हालांकि कुछ मामूली झड़पें ही हुई, लेकिन बात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी और सभी प्रमुख कबीलों के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने सब कुछ संभाल लिया। यद्यपि ये तीनों कबीले एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, परंतु अन्य दो कबीलों ने यह निर्णय लिया था कि वे लान कबीले की खोज में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कि वे उनके कबीले की संपत्तियों पर अतिक्रमण न करें। यहाँ तक कि सम्राट ने भी तेज प्रताप को अपने राजमहल में बुलाया था और उससे पूछा था कि उसके शहर में क्या हो रहा है। तेज प्रताप द्वारा सारी बातें बताने के बाद उसने तलाशी जारी रखने की सहमति दे दी, लेकिन उसने उससे साफ साफ कहा कि किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉन कबीले को उस नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करनी होगी, और अगर इस तलाशी के दौरान कोई निर्दोष मारा जाता है तो जिम्मेदार व्यक्ति को भी नियमानुसार सजा दी जाएगी, चाहे वह लॉन कबीले का योद्धा ही क्यों न हो। तेज प्रताप ने इन शर्तों को तुरंत मान लिया था। लॉन कबीले के योद्धा हर जगह उपद्रव क्यों मचा रहे हैं? एक शराबी, जख्मी चेहरे वाला व्यक्ति एक रेस्तरां में अपने दोस्त से बात कर रहा था। क्या तुम्हें कुछ पता नहीं? लॉन कबीले का एक युवा स्वामी दक्ष कल लापता हो गया है। लॉन कबीला उसे खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। उसके दोस्तों ने बियर पीते हुए उससे कहा, दक्ष, क्या वह पागल आदमी नहीं है? क्या लॉन कबीले को खुश नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ऐसे बेवकूफ बच्चे से छुटकारा पा लिया? उनके पास इतने प्रतिभाशाली सदस्य हैं। ऐसे बेकार कचरे की पागलों की तरह तलाश क्यों की जा रही है जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोच भी नहीं सकता? दागदार चेहरे वाले लड़के ने उससे पूछा, शश, क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? लॉन कबीले के योद्धा हर जगह है। अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हें सुन लिया तो हम दोनों बिना कब्र के मर जाएंगे। उसके दोस्त ने उस जख्मी चेहरे वाले लड़के का मुंह बंद कर दिया और उसके चेहरे पर डर का भाव था और वो फुसफुसाया,
हालांकि दक्ष लॉन कबीले में सबसे अच्छा नहीं है, फिर भी वह लॉन कबीले के मुख्य वंशों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो तेज प्रताप का पोता है, और आप जानते हैं कि तेज प्रताप अपने कबीले के सदस्यों के लिए कितना सुरक्षात्मक है। अपने पोते की तो बात ही छोड़िए, इसके अलावा मैंने सुना है कि तेज प्रताप अपने बेटे और दक्ष के पिता महेंद्र प्रताप की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है और उसकी रक्षा नहीं कर पाता है, इसलिए वो दक्ष की बहुत परवाह करता है। उस व्यक्ति ने इस दागदार चेहरे वाले व्यक्ति से कहा। बहुत से लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि लॉन कबीला ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, और इस बारे में लगभग हर जगह चर्चा हो रही थी। धीरे धीरे शहर में हर किसी को दक्ष के गायब होने के बारे में पता चल गया, लेकिन चूंकि उन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वे हमेशा की तरह अपना काम करते रहे। ड्रैगन सिटी में जब सब कुछ अस्त व्यस्त था, लॉन कबीले के मुख्य हॉल के अंदर तेज प्रताप मुख्य सीट पर बैठा था, जबकि अन्य बुजुर्ग अन्य कुर्सियों पर बैठे थे। यहाँ तक कि सर्वोच्च बुजुर्ग लॉन हुआ और ग्रैंड बुजुर्ग भी यहाँ थे। तेज प्रताप के बाएं और दाएं बैठे थे। तू यू कहाँ है, और वो कहीं भी क्यों नहीं मिल रही है? तेज प्रताप ने मेज पर जोर से पटकते हुए ऊंची आवाज में पूछा। मास्टर रेन, हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कल शाम से जब वह बाहर गई थी, तब से उसे किसी ने नहीं देखा है, एक अधीनस्थ ने तेज प्रताप को सूचित किया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही थी? उसने ऐसा क्यों किया? सर्वोच्च बुजुर्ग लॉन हुआ ने तेज प्रताप से पूछा। ये स्पष्ट है कि यह वही थी। मुझे उस दिन दक्षिण गेट पर सुरक्षा चूक के बारे में पहले ही पता चल गया था, जिस दिन दक्ष गायब हुई थी। आज एक गार्ड ने मुझे बताया कि उस दिन दक्षिणी गेट पर शिफ्ट बदलने में 20 मिनट की देरी हुई थी, जो कि तो यू के आदेश के कारण हुआ था। तेज प्रताप ने गंभीर स्वर में लॉन हुआ की ओर देखते हुए कहा। लॉन हुआ गहरी सोच में पड़ गया। जब लॉन कबीले के लोग दक्ष की तलाश में पूरे घर में घूम रहे थे, तो उस दिन तो यू के अजीबोगरीब आदेश के कारण देरी से आए पहरेदारों ने इस घटना पर संदेह करना शुरू कर दिया और इसे अपनी पोस्ट पर देरी से आने से जोड़ दिया। उस दिन उनके अपने गेट को छोड़कर बाकी सभी गेट पर कड़ी सुरक्षा थी। उनमें से ज्यादातर ने कुछ नहीं कहा और इसे अपने तक ही सीमित रखा, सिवाय एक के। एक गार्ड ने तेज प्रताप के अधीनस्थों में से एक को ढूंढकर इस घटना की जानकारी दी और इस अधीनस्थ ने तुरंत तेज प्रताप को सूचित किया। तेज प्रताप ने तुयू को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया ताकि उसे पूछताछ के लिए लाया जा सके, लेकिन उन्हें पता चला कि वह भी गायब थी। वो कल शाम को बाहर जाने के बाद से वापस नहीं लौटी थी। इस घटना के कारण उन्हें उस पर और भी अधिक संदेह होने लगा और अब लॉन कबीले के योद्धा दक्ष के साथ पूरे शहर में उसकी तलाश कर रहे थे, जबकि उसकी अनुपस्थिति के कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा था। दक्ष को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। दक्ष बस इस तकनीक को सीखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था ताकि वह वहां से निकल सके। वह अपने शरीर से क्यूई को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, ठीक वैसे ही जैसे इस मार्शल कौशल ने सुझाया था, लेकिन आधे रास्ते में जैसे ही उसके पंख आकार लेने वाले थे, उसकी क्यूई खत्म हो गई। उसने सोचा कि यह कौशल कठिन था, इसलिए उसे इस पर अधिक समय बिताने की आवश्यकता होगी। दक्ष ने 4 घंटे तक अभ्यास किया और आखिरकार वह अपने पंख बना पाया और इस मार्शल कौशल में शुरुआती सफलता हासिल की। अब दक्ष अपने शरीर से क्यूई निकालकर स्वर्गीय दानव पंख बनाने में सक्षम हो गया था। ये हुनर इतना कठिन है कि मुझे पंख बनाने में ही 4 घंटे लग गए, दक्ष ने खुद से कहा। लेकिन अगर उसे पता चले कि स्वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों को भी वही काम करने में 1 दिन से ज्यादा समय लगता है जो उसने 4 घंटे में किया, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि वह क्या सोचेगा। दक्ष ने झील में अपना प्रतिबिंब देखा और आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि ये पंख क्यूई का उपयोग करके बनाए गए थे और नष्ट हो सकते थे, फिर भी वे उसके प्रतिबिंब में बहुत वास्तविक लग रहे थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात ये थी कि वे कितने सुंदर और अनोखे लग रहे थे। दक्ष देख सकता था कि इन पंखों का एक हिस्सा चमकदार सुनहरे रंग का था, जबकि दूसरा हिस्सा पूरी तरह से काला था। अंधेरे की तरह वे एक दूसरे के साथ इतना सुंदर विरोधाभास बनाते थे, जिससे वे बहुत सुंदर और अनोखे दिखते थे।
दक्ष ने सोचा कि यह मार्शल कौशल वास्तव में अद्भुत था। अब उन्होंने उड़ान भरने का निर्णय लिया, क्योंकि अब घर वापस जाने का समय हो गया था। इससे पहले कि दक्ष ऊपर की ओर उड़े, उसने भविष्य के लिए उन सुनहरे फलों में से कुछ को लेने का फैसला किया। दक्ष सुनहरे फलों वाले पेड़ की ओर गया और उन सभी को उठाकर अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया। इन सभी सुनहरे फलों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। के बाद दक्ष झील की ओर वापस चला गया। अब उसके लिए घर वापस जाने का समय आ गया था। दक्ष ने आखिरी बार स्वर्गीय चट्टान के नीचे के दृश्य को देखा और इस छवि को अपने मन में सहेजने की कोशिश की, क्योंकि यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उसका जीवन बदल दिया था। अंत में दक्ष ने स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसकी पीठ पर 2 सुंदर पंख बन गए, एक सुनहरा और दूसरा काले रंग का। दक्ष ने आखिरकार उड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपनी उड़ान की गति को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था और उसके चेहरे पर हवा का झोंका आ रहा था। दक्ष बहुत खुश था कि आखिरकार वह घर जाने वाला था। वह लोंग कबीले में प्रवेश करते समय लोंग सू के चेहरे पर भाव देखना चाहता था। उसने सोचा कि यह अनमोल होगा। लेकिन जैसे ही दक्ष 50 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा, उसके स्वर्गीय दानव पंख बिखर गए और वह वापस जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से वह एक साधक था और आत्मा स्थापना क्षेत्र में था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। उड़ान के इन कुछ सेकंडों ने मेरी सारी क्यूई खा ली है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं घर वापस कैसे जा सकता हूँ? दक्ष ने निराश और क्रोधित भाव से खुद से कहा। जैसे ही दक्ष 50 मीटर हवा में था, उसकी क्यूई आपूर्ति समाप्त हो गई, क्योंकि स्वर्गीय दानव पंखों ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। जब आपूर्ति बाधित हुई तो ये पंख नष्ट हो गए। दक्ष को एहसास हुआ कि इस कौशल ने उड़ान के कुछ ही सेकंड में उसकी सारी क्यूई खत्म कर दी थी। हालांकि यह कौशल ईश्वरीय है, लेकिन इसकी क्यूई खपत भी बहुत अधिक है। घर वापस जाने के लिए मुझे और अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता होगी, तभी मेरे पास स्वर्गीय चट्टान की चोटी तक उड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी। दक्ष ने खुद से कहा। ये भी ठीक है, क्योंकि मुझे लोंग सू को मारने के लिए अधिक ताकत की आवश्यकता है, दक्ष ने सोचा। चूंकि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, इसलिए वापस जाने की उसकी सारी योजनाएं टल गई थी। इसलिए दक्ष कुछ देर के लिए वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने साधना शुरू करने से पहले अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए इस झील में तैरने का फैसला किया। दक्ष ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और झील में कूद गया। थोड़ी देर तैरने के बाद दक्ष को पता चला कि इस झील में इसके हल्के हरे रंग के अलावा भी कुछ अजीब था। जब दक्ष पहली बार इस झील में गिरा था, क्योंकि लोंग सू ने उसे स्वर्गीय चट्टान से नीचे फेंक दिया था, तो दक्ष ने झील के बारे में इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका दिमाग जीवित रहने पर ज्यादा केंद्रित था और साथ ही वह आत्मा स्थापना चरण में नहीं था। अब जब वह इस झील के अंदर तैर रहा था, तो वह महसूस कर सकता था कि यह झील शुद्ध क्यूई से भरी हुई थी, जिसे सीधे अवशोषित किया जा सकता था और इससे साधना का समय कम हो जाएगा। इस झील के अंदर क्यूई बाहरी हवा की तुलना में बहुत अधिक क्यों है? दक्ष ने आश्चर्य व्यक्त किया। दक्ष कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा, या तो यह कोई ईश्वरीय झील थी या फिर कोई ऐसा स्रोत था जहां से इस झील को ये शुद्ध क्यूई मिल रही थी। दक्ष का मानना था कि दूसरा विकल्प होने की संभावना ज्यादा थी, इसलिए दक्ष ने उस ऊर्जा स्रोत को खोजने का फैसला किया। अगर उसके पास ऊर्जा का कोई स्रोत होता तो दक्ष इसका इस्तेमाल हवा से क्यूई की खेती करने और उसे अवशोषित करने के बजाय अपने स्रोत से प्राकृतिक रूप से शुद्ध क्यूई को अवशोषित करके अपनी साधना को तेज गति से बढ़ाने के लिए कर सकता था। इस तरह वो तेजी से घर वापस जा सकेगा। दक्ष ने ऊर्जा स्रोत की तलाश के लिए इस झील के अंदर गोता लगाया। चूंकि वह अब आत्मा स्थापना क्षेत्र में था, इसलिए वह अपनी सांस को लंबे समय तक रोक सकता था और सांस लिए बिना ही गहराई में गोता लगा सकता था। जैसे ही वह लगभग 100 मीटर गहराई में गया,
उसने कुछ दूरी पर एक नीली रोशनी चमकती देखी। दक्ष तुरंत उस रोशनी की ओर तैरने लगा। 50 मीटर और गोता लगाने के बाद दक्ष देख पाया कि वह रोशनी कहां से आ रही थी। झील की गहराई में उससे कुछ दूरी पर एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल पड़ा था। दक्ष ने इस क्रिस्टल को उठाया और इसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और वह और क्रिस्टल की तलाश में लग गया। काफी देर तक खोजने के बाद दक्ष को पिछले वाले जैसा ही एक और क्रिस्टल मिला। दक्ष ने इसे भी उठा लिया और क्रिस्टल की तलाश में लग। अगर मैं इन दो सर्वोच्च श्रेणी के मन क्रिस्टल का आदान प्रदान करता हूँ तो मेरे पास लगभग 20 मिलियन खराब श्रेणी के मन क्रिस्टल होंगे। अगर मैं इनका उपयोग धन के रूप में करता हूँ तो मैं शायद इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा और सम्राट भी मेरी तुलना नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका मुख्य मूल्य साधना में उनकी मदद है। दक्ष आश्चर्यचकित था क्योंकि वह सोच रहा था कि इन दो क्रिस्टल की कीमत कितनी होगी। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने फैसला किया कि वह इस क्रिस्टल का इस्तेमाल पैसे के तौर पर नहीं बल्कि खेती के संसाधन के तौर पर करेगा। दक्ष को तेजी से आगे बढ़ना था ताकि वह उड़कर घर वापस जा सके। इन मन क्रिस्टल का उपयोग करके मेरी ताकत में काफी सुधार किया जा सकता है, दक्ष ने इन गहरे नीले क्रिस्टल को देखते हुए सोचा। दक्ष बैठ गया और अपने हाथों में एक सर्वोच्च ग्रेड का माना क्रिस्टल लिया और अपनी अनाम साधना तकनीक के अनुसार साधना शुरू कर दी। वो क्यूई को अवशोषित। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। करता रहा, लेकिन माना क्रिस्टल के अंदर क्यूई बहुत विशाल थी और लंबे समय तक टिकी रहती। दक्ष जानता था कि उसे आत्मा स्थापना क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए अपने आत्मा बीज को मार्शल आत्मा में अपग्रेड करने की आवश्यकता है, इसलिए वह साधना करता रहा। घंटों बीत गए जब दक्ष ने मन क्रिस्टल से क्यूई को अवशोषित करना और अपनी साधना पद्धति का उपयोग करना जारी रखा। दक्ष ने 6 घंटे तक साधना की। उसके बाद उसके आत्मा बीज में थोड़ा बदलाव आया। उसके आत्मा बीज का आकार बढ़ने लगा। कुछ मिनटों के बाद इसका आकार बढ़ना बंद हो गया, लेकिन बदलाव यही नहीं रुका। उसके आत्मा बीज की सतह पर छोटी छोटी दरारें विकसित होने लगी। ये दरारें धीरे धीरे बढ़ती रहीं, जब तक कि उन्होंने उसके आत्मा बीज की पूरी सतह को ढक नहीं लिया। इन दरारों ने आत्मा बीज को पूरी तरह से ढक दिया। उसके बाद एक चमकदार रोशनी चमकी। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो वहां कोई आत्मा बीज नहीं था, केवल एक छोटा सा मानवीय आध्यात्मिक शरीर था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए रुककर अपनी चेतना का उपयोग करके अपनी मार्शल आत्मा को देखा। आखिरकार मैं आत्मा स्थापना क्षेत्र के दूसरे चरण में हूँ, लेकिन यह मार्शल आत्मा मैंने जो सुना है उससे इतनी अलग क्यों है? पहले तो दक्ष अपनी सफलता पर खुश था, लेकिन जब उसने अपनी मार्शल आत्मा को देखा तो वह हैरान होने के साथ साथ भ्रमित भी हुआ। दक्ष जानता था कि जब किसी साधक की मार्शल आत्मा अस्तित्व में आएगी तो वह एक सामान्य साधक का लबादा पहने होगी और उसके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दक्ष की मार्शल आत्मा अलग थी। उसके शरीर पर सुनहरा कवच था और उसके हाथ में रक्त से लाल तलवार थी, जो दुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार एक युद्ध देवता की तरह दिख रही थी। दक्ष को पहले कभी इस तरह की घटना के बारे में पता नहीं था। दक्ष ने जो भी किताबें पढ़ी थीं, उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन दक्ष ने सोचा कि शायद यह उसकी साधना तकनीक की वजह से था। दक्ष ने सोचा कि अगर उसके पास एक अनोखी मार्शल आत्मा होती तो यह और भी बेहतर होता, क्योंकि इससे कुछ लाभ हो सकते थे। इसके कवच और तलवार को एक तरफ रख दे तो और भी ज्यादा भ्रामक है इसका रूप। मैंने सोचा था कि यह मेरे जैसा दिखेगा क्योंकि अब मेरी आत्मा दक्ष में है, लेकिन यह अभी भी उसके जैसा दिखता है। दक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। दक्ष अपनी मार्शल आत्मा के रूप रंग को लेकर उलझन में था। उसने सोचा कि चूंकि ये दक्ष के शरीर में उसकी आत्मा है, इसलिए उसकी मार्शल आत्मा उसके मूल जीवन की तरह ही दिखेगी, लेकिन ये दक्ष की तरह ही दिख रही थी। इसकी चमकदार सुनहरी आंखें, काले बाल और सुंदर चेहरा था।
लेकिन दक्ष की मार्शल आत्मा अभी भी दक्ष की मूल उपस्थिति की तुलना में थोड़ी अलग दिख रही थी, और दक्ष जानता था कि समानताओं को बढ़ाने के लिए उसे और अधिक आगे बढ़ना होगा। दक्ष ने साधना जारी रखने का फैसला किया और अपनी मार्शल आत्मा का निरीक्षण करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग करना बंद कर दिया। जैसे ही दक्ष की चेतना बाहर आए, वो यह नहीं देख सका कि उसकी मार्शल आत्मा की आंखों का रंग एक माइक्रोसेकंड के लिए सुनहरे से लाल में बदल गया और वापस सामान्य हो गया। दक्ष ने अपने हाथ में मैना क्रिस्टल को देखा और पाया कि यह केवल 20% ही खत्म हुआ था और आगे की साधना के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन दक्ष को यह नहीं पता था कि एक सामान्य गोल्ड कोर साधक भी पूरे 3 दिनों की साधना के बाद एक सर्वोच्च मैना क्रिस्टल में केवल 20% क्यूई ही अवशोषित कर पाएगा, जबकि दक्ष को केवल 6 घंटे लगे। दक्ष को यह नहीं पता था, लेकिन इस तेज अवशोषण गति का कुछ हिस्सा उसकी अपनी प्रतिभा के कारण था, कुछ उसकी ईश्वरीय साधना तकनीक के कारण, लेकिन ज्यादातर उसके बैंगनी रक्त के कारण। हालांकि दक्ष के रक्त का केवल एक छोटा हिस्सा ही बैंगनी हो गया था, फिर भी यह उसके अवशोषण की गति को बहुत बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दक्ष को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो अपनी साधना जारी रखे हुए था। जब दक्ष स्वर्गीय चट्टान के नीचे साधना कर रहा था और मजबूत होता जा रहा था, लॉन कबीला पूरे शहर में उसे और तुयू को खोज रहा था। कोई और भी था जो चिंतित